नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आज चैप्टर नंबर 2 क्षितिज पाठ्य पुस्तक का, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। तो जो भी लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए, ये कमलेश्वर जी द्वारा लिखित पाठ और देखते हैं कि क्या लिखा है कमलेश्वर जी ने इसमें। तो शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाले थे। तो उन्होंने कहा उस समय की बात है जब एलिजाबेथ जो है हिंदुस्तान पधारने वाली थी अपने पति के साथ। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी, रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी। दौर के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। आखिर कोई मजाक तो नहीं था। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसकी रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जनपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकर, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने वाले, पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5000 सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावजूद पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत की क्या कहने। और वह रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ से देखा और बेखास्ता मुंह से निकल गया। अनायास होता है, बेखास्ता मतलब अनायास ही। वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम पर उनको, कभी उनको घर हम देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीनों मतलब होता है हसीन लोग, ठीक है, हसीनाएं कह सकते हैं, ठीक है। एक गाना, ओ हसीनों नाजनीनों, ठीक है, सुना है आपने? कमेंट करके बताइएगा मुझे। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पेश किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शान और शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा, ठीक है। लाट मतलब होता खंभा और मूर्ति, ठीक है। उस जमाने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की नाक एकाएक गायब हो गई थी।
हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक गायब हो गई। अब कहानी समझ लीजिए कि क्या है यहाँ पे। दिल्ली में जाज पंचम की एक मूर्ति लगी थी, एक लाट को, मूर्ति को लाट कहा जा रहा है, और उसमें क्या हुआ था, उनकी नाक किसी ने तोड़ दी थी या किस तरीके से गायब हो गई थी। अब उसी नाक को जो है बचाने की कवायद चल रही है कि नाक टूटी है, टूटी रहने दी जाए, लगवा दी जाए, बहुत सारी चीजें उसी नाक के पीछे चर्चाएं, बहस और बहुत कुछ राजनीतिक पार्टियों में हलचल, वही सारी चीजें हैं। आगे देख लेते हैं। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाबों, खैर ख्वाब मतलब भलाई चाहने वाले, खैर ख्वाबों में एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वह सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारे भी नाक नहीं रह जाएगी। नाक का, दूसरी नाक का मतलब है इज्जत। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्काम मतलब जो हुक्म देने वाले अफसर हैं। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ बदहवास। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जाज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात पर पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेड़ चीर दिए गए, कुछ पता भी नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि फाइलों में जो भी चीजें थी वो सब गायब हो चुकी हैं। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उनके जिम्मे यह काम दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और एक नाक का दारोमदार आपका। दारोमदार मतलब जिम्मेदारी होती है। आखिरकार मूर्तिकार को बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसे ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौर पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुपचाप खड़ा था। साहब उसकी आंखों में चमक आ गई। सहसा उसकी आंखों में चमक। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ कि और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर दौड़े दौड़े निकल पड़ा। जाज पंचम की खोई नाक का नाप उनके पास था। दिल्ली में वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी गोखले का पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तिलक का तो आप जानते ही होंगे। शिवाजी, कामसाजी, जहांगीर, सबकी नाके उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा।
गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नापजोक और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ जब पंजाब लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों के से भी सामना हुआ, आखिरकार दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां दिखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जाज पंचम की इस नाक से सबकी बड़ी निकली। कहने लगे कि जाज पंचम की नाक छोटी है और ये बड़ी है। तो ये जितने हमने प्रदेश गिनाए हैं और जहां जहां जिनकी मूर्तियां हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से पढ़िएगा। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बजाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जाज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया और सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जाज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब या तो आप अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने सबसे पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। क्योंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दीजिए। बात के साथ सन्नाटा ही छा गया। कुछ मिनटों की सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, मतलब भौचक्का हुआ, परेशान हुआ या चौंक उठा और धीरे से बोला, आप लोग घबराते क्यों हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ इसकी इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई। मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई, मतलब बड़ी मान मनोबल के बाद इस बात की भी इजाजत मिल गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जाज पंचम की लाट में के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाल गई और ताजा पानी डाल दिया गया। नाक तो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी, वह सूखने न पाए इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जाज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी कि जाज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश के कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। इस तरीके से ये थोड़ा सा चैप्टर खत्म हुआ और अंततः कुछ चीजें पसोपेश में रह जाती हैं कि उस दिन आखिर क्या हुआ था जब कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कहानी है। अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। सरकारी तंत्र में जाज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी मानसिकता किस मानसिकता को दर्शाती है, आपको इसका लिखना है आंसर, ठीक है। या फिर रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तक संगत ठहराएंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। मतलब कि रानी क्या पहनेंगी, कौन से दिन क्या पहनेंगी, कौन सा कपड़ा होगा, क्या होगा, ठीक है। तो क्योंकि 5,000 रुपए का जो सूट पहन सकते थे उस समय, आप समझ सकते हैं कि क्या परेशानी रही होगी। तो ये तर्क संगत है। और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी।
नई दिल्ली की काया पलट होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे ये भी आप लिख सकते हैं। सड़कों की सफाई, तालाब को सुखाकर नया पानी भरना, ठीक है, रंग रोगन कराना, लाइट लगाना, ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से इनका ये प्रश्न का अभ्यास है। आप और भी यहाँ कुछ देख सकते हैं। जहाज पंचम के लाट के नाग पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न दिए। आप कह सकते हैं पूरे प्रदेश में जो भी मूर्तियां थी उनकी मूर्तियों के नाक की नाप लेकर के जो भी मूर्ति की नाक फिट बैठेगी नाक के बराबर उसको तराश ली जाएगी या फिर जिंदा नाक लगाने की प्रयत्न किए गए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। नई दिल्ली में सत्ता सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन का माध्यम लेकर क्या कहना चाहता है। तो इस कथन के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि अगर दिल्ली की इज्जत नहीं है तो फिर क्या मतलब है। जहाज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार क्यों चुप थे, इसका आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इस तरीके से चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए।